बात करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है मोहन महाजन जी का। डियर सर, निफ्टी 500 मोमेंटम 50 वर्सेस एक्टिव स्मॉल कैप फंड, विच इज बेटर फॉर नेक्स्ट 12 ईयर्स? रिस्क डज नॉट मैटर, प्लीज रिप्लाई मैक वीडियो। देखिए, पास्ट परफॉर्मेंस अगर आप देखने जाते हो तो आपको एक्टिव स्मॉल कैप फंड से जो मोमेंटम फंड है, मोमेंटम फंड का बैक टेस्टेड डेटा दिखता है और एक्टिव स्मॉल कैप फंड का रियल डेटा दिखता है। तो वहां पे आपको थोड़ा बहुत दिखेगा कि एक्टिव स्मॉल कैप फंड से मोमेंटम फंड बेहतर परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ से आगे जो मुझे उम्मीद दिखती है एक्टिव स्मॉल कैप फंड्स को लेके, वो लगता है कि कुछ ना कुछ मार्जिन पॉइंट से या तो एक्टिव स्मॉल कैप फंड्स बेहतर परफॉर्म करेंगे, सबसे बेस्ट परफॉर्म करेंगे, या तो मोमेंटम फंड और इनका जो परफॉर्मेंस है वो एक लेवल पे रहेगा। लेकिन बहुत ही कम उम्मीद मुझे लगती है कि मोमेंटम फंड्स एक्टिव स्मॉल कैप फंड्स को बीट कर पाएंगे, क्योंकि पीछे के जो हालात थे वो आज से खराब थे और यहां से आगे का जो फ्यूचर है ग्रोथ के लिए अगर हम बात करते हैं तो मुझे काफी ब्राइट दिखता है। और पीछे का जो रहा है हालात, उससे काफी अच्छे हालात हमें मुझे अपने देश के दिखते हैं आने वाले 20-25 साल तक। पहला रीजन तो ये है ग्रोथ के मामले में, सब कुछ के मामले में। दूसरा, जो कैटेगराइजेशन है वो 2019 के बाद से एकदम प्रॉपरली फॉलो होने लग जा रहा है। तो उससे पहले स्मॉल कैप फंड्स थे, स्मॉल कैप फंड, लार्ज कैप थे, लार्ज कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड थे, फ्लेक्सी कैप फंड। लेकिन किसी भी स्टॉक, किसी भी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया जाता था। प्रॉपर कैटेगराइजेशन नहीं था कि कौन से स्टॉक को किस फंड में रखना है। तो लार्ज कैप स्टॉक्स भी भरे रह जाते थे स्मॉल कैप के अंदर में, और स्मॉल कैप स्टॉक भी भरे रह जाते थे लार्ज कैप के अंदर में फंड में। तो प्रॉपर कैटेगराइजेशन के बाद से वैसे भी हम देख रहे हैं स्मॉल कैप फंड्स का परफॉर्मेंस काफी काफी ही ज्यादा बेहतर हो गया है। क्लियर है? तो ये एक रीजन है कि क्योंकि एक तो पीछे जो ग्रोथ हुई है देश की, आगे की ग्रोथ और ज्यादा बेहतर लगती है। दूसरा, कैटेगराइजेशन के कारण जो पीछे स्मॉल कैप फंड्स के रिटर्न्स थे, उससे बेहतर रिटर्न्स भी आगे स्मॉल कैप फंड से मिल सकते हैं। तो ये दो रीजन है जिससे मुझे लगता है कि जो मोमेंटम फंड है उसके बराबर या उससे बेहतर स्मॉल कैप फंड्स रिटर्न दे पाएंगे फ्यूचर में। प्लस अगर कंपैरिजन नहीं भी है किसी फंड्स में, तो भी नॉर्मली अगर सिंगलली भी हम स्मॉल कैप फंड्स को देखें तो वो बेहतर रिटर्न दे पाएंगे। यही दो रीजन है उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है आई एम गुड का। सर, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन मिक्स ऑफ फ्लेक्सी कैप एंड मल्टी कैप इंस्टेड ऑफ जस्ट फ्लेक्सी कैप? तो मेरा तो हमेशा से अच्छा ही रहा है मल्टी कैप को लेकर व्यू। लार्ज एंड मिड कैप हो गया, मल्टी कैप हो गया, फ्लेक्सी कैप हो गया, इन सब का को लेकर मेरा व्यू वही है। 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो इसके अंदर किया जा सकता है। लेकिन एक चीज मैं हमेशा जो है वो फॉलो करता हूं कि अगर हमें अच्छा फ्लेक्सी का फंड मिल जाए, ट्रू फ्लेक्सी कैप, तो हमें दूसरे फंड की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमें एक सही फ्लेक्सी कैप नहीं मिलता है तो हमें मल्टी कैप में जाना ही पड़ेगा, ताकि हमें हर एलोकेशन के स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट मिल जाए। या लार्ज एंड मिड कैप के अंदर जाना पड़ेगा कि लार्ज के साथ मिड कैप का भी इन्वेस्टमेंट मिल जाए। लेकिन अगर सही फ्लेक्सी कैप फंड मिल जाता है तो वो इन सारी चीजों को पूरा कर देता है। इसलिए फ्लेक्सी कैप अगर अच्छा मिल जाता है, ट्रू फ्लेक्सी कैप फंड जो सही में सारे मार्केट कैप वाले स्टॉक में इन्वेस्ट करता है या लार्ज कैप में इन्वेस्ट करता है, तो अच्छा रिटर्न बना के देता है, तो उसको चुन लेना बेहतर है, क्योंकि उसमें अपना कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा और फंड मैनेजर उसको भी पूरी फ्रीडम होगी। तो जैसे मान लो जेएम का फ्लेक्सी कैप है और जेएम का अगर मल्टी कैप हो, तो जेएम के फ्लेक्सी कैप के पास एक प्लस पॉइंट ये जरूर रहेगा कि एक तो वो ट्रू फ्लेक्सी कैप फंड है, लार्ज मिड स्मॉल सब में इन्वेस्ट करता है। लेकिन मल्टी कैप में रेस्ट्रिक्शन है कि 25-25-25 करना ही, और फ्लेक्सी कैप में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो वो पूरी तरीके से अपने मार्केट कैप एलोकेशन को मार्केट सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है। तो इसलिए फ्लेक्सी कैप को एक प्लस पॉइंट मिल जाता है अगर वो सही में ट्रू फ्लेक्सी कैप फंड है। नहीं तो बहुत सारे फ्लेक्सी कैप फंड है बस जाइंट स्टॉक्स पकड़ के बैठे रहते हैं, तो उनमें इन्वेस्ट करने से तो बेहतर ही है कि मल्टी कैप के अंदर इन्वेस्ट कर लेना। उम्मीद समझ में आ गया होगा। अगर सही अच्छा ट्रू फ्लेक्सी कैप मिल जाए तो उसको पकड़ लेना सही है, नहीं तो उसके जगह मल्टी कैप में ही जाना पड़ता है। देवेंद्र जी का सवाल है यहाँ पे, सर मिराई एसेट स्मॉल कैप फंड का एनएफओ की जानकारी दीजिएगा। देखिए, एनएफओ की क्या एनएफओ में जानकारी देने लायक कुछ रहता ही नहीं है। 10 रुपए से एनएफओ शुरू होगा, जो स्टार्टिंग डेट होगा, एंड डेट होगा, उसके कुछ दिन बाद फिर लॉन्च हो जाएगा, वहां से आप बाइंग सेलिंग कर सकते हैं उसकी। देखिए, जहां तक इन्वेस्टमेंट की बात है तो अब तो ये कहने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं तो 1000 बार ये चीज कह चुका हूं कि जब मार्केट में पहले से 25-30 स्मॉल कैप फंड है अवेलेबल, तो नया स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करने की क्या जरूरत है। पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा फंड अगर है तो देख के उसमें इन्वेस्ट कर लो। अब ये मैं बार बार कह चुका हूं। एक नई चीज यहाँ पे कह देता हूं कि ठीक है, आपको करना ही करना है एनएफओ में इन्वेस्ट। आपको लग रहा है कि 10 रुपए की एनएवी है, बहुत सारे यूनिट्स
अलॉट हो जाएंगे, हमें अच्छा कर सकता है। अब इसके साथ एक प्लस पॉइंट क्या होगा कि ये गिरावट में शुरू हो रहा है, ठीक है, मार्केट अभी वॉलेटाइल है और हो सकता है अगला 1 महीना 2 महीने या हो सकता है पूरा साल भी ये वॉलेटाइल रहे। तो अभी क्या होगी, जो मिराई एसेट की जो होल्डिंग होगी, मान लो इसके पास जो भी एनएफओ पीरियड में पैसा आता है उसको अगले 1 महीने में ये इन्वेस्ट करेगी। अगर 1 महीने का सिचुएशन और ज्यादा खराब हो जाता है मार्केट के लिए तो ये मिराई एसेट के लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। लो लेवल पे वो स्टॉक्स खरीद लेंगे और फिर जब 6 महीने 1 साल बीतेगा तो दिखेगा कि अरे मिराई एसेट ने तो पिछले 1 साल में बहुत तगड़ा रिटर्न दिया। तगड़ा रिटर्न इसलिए दिया क्योंकि उसकी स्टार्टिंग ही हुई थी एकदम मार्केट के खराब कंडीशन से। तो ये चीज है। वैसे अगर इन्वेस्ट करना ही करना है तो वही चीज है, 17-18% का एक्सपेक्टेशन रखो और आंख बंद करके इन्वेस्ट करते रहो। और नहीं तो इतने सारे स्मॉल कैप फंड पहले से है मार्केट के अंदर अवेलेबल, कोई भी कंसिस्टेंट परफॉर्मिंग जो फंड है उसको पकड़ लो, उसके अंदर इन्वेस्ट करो। तो इन दोनों में से जो चाहे आप कर सकते हैं। अगर इसके अंदर इन्वेस्ट भी करते हो 17-18% का अगर आप रखते हो एक्सपेक्टेशन तो कोई दिक्कत नहीं होगी, फ्यूचर में आराम से इन्वेस्टेड रहा जा सकता है। विकी जी का सवाल है, डियर सर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ कैसा फंड है, जब वो बेहतर परफॉर्मेंस दे रहा है फिर भी एक्सपर्ट इसका सजेशन क्यों नहीं दे रहे हैं? देखिए जो ऐसे तो मिड कैप फंड बढ़िया है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एक्सपर्ट का सजेशन ना इसको देना, ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि एक्सपर्ट जो इसका सजेशन नहीं दे रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। एक तरीके से वो अच्छा ही कर रहे हैं। क्यों, ये समझो। एक तो म्यूचुअल फंड है, फंड मैनेजर वहां पे काम कर रहा है तो हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन म्यूचुअल मोतीलाल के फंड के साथ मिड कैप फंड हो उसके साथ दिक्कत ये है कि वो बहुत ही ज्यादा, मैंने कई बार इस चीज के ऊपर बात किया कि बहुत कॉन्सेंट्रेटेड बेट ले रहे हैं, ऑलमोस्ट वो लाइक ए फोकस्ड फंड काम कर रहे हैं। क्लियर है? तो कभी कभी उनकी जो होल्डिंग है वो घट के 22 स्टॉक्स पे भी आ जाती है। तो ये काफी कॉन्सेंट्रेटेड बेट हुआ। ऐसे में अगर उनका इन्वेस्ट किया हुआ 4-5 स्टॉक, मान लो 22-25 या 30 स्टॉक में इन्वेस्टेड है, अगर 4-5 स्टॉक नहीं चला तो रिटर्न फटाक से जो छत पे है वो जमीन के अंदर, ग्राउंड फ्लोर के अंदर घुस सकते हैं, बेसमेंट के अंदर नीचे घुस सकते हैं। तो कंसंट्रेटेड बेट में यही होता है कि या तो छप्पर फार रिटर्न मिलते हैं या तो नीचे घुस जाता है सीधा, वो एवरेज रिटर्न के साथ नहीं चलता है। क्लियर है? तो एक्सपर्ट्स को डर इसी बात का है कि जब तक चल रहा है, जब घुसेगा तो एक बार में घुस ही जाएगा। और कॉन्सेंट्रेटेड है तो वॉलेटाइल भी बहुत होगा। वही घुसने की जो मैं बात कर रहा हूं, ऊपर जितना तगड़ा चल रहा है उतना तगड़ा नीचे भी घुसेगा। और जब वो नीचे घुसेगा तो लोग परेशान होने लगेंगे, डरने लगेंगे, भागने की बातें करने लगेंगे, भाग भी जाएंगे कई सारे लोग निकल के। जैसे 6 महीने की अंडर परफॉर्मेंस में क्वांट में कहता रह गया कि भाई 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर और टाइम दो, देखो। लेकिन बहुत सारे लोग क्वांट से निकल के भाग चुके हैं, फ्लेक्सी कैप फंड से, स्मॉल कैप से, मिड कैप से, बहुत सारे लोग। तो यही चीज होती है। जब मोतीलाल के साथ भी होगा तो ऐसा ही होगा कि जब भी उसकी 1-2 क्वार्टर में परफॉर्मेंस खराब होगी सब लोग भागने लगेंगे। और इसीलिए एक्सपर्ट जो होते हैं वो इस टाइप के फंड हाउसेस से बचना चाहते हैं। वो नॉर्मल आपको एचडीएफसी, आईसीआई ये सब टाइप के फंड हाउस के साथ घुसाएंगे ताकि वो एवरेज टाइप का आपको रिटर्न मिलता रहे। जो फंड हाई रिटर्न देता है वो फंड इसी टाइप का वॉलेटाइल होता है और उसके अंदर इसी टाइप की ऊपर नीचे यहाँ पे चलती रहती है। और एक्सपर्ट इसी कारण से इस टाइप के फंड से बचते हैं। लेकिन हम जैसे इन्वेस्टर को बहुत ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। अगर हम वॉलेटिलिटी बर्दाश्त कर सकते हैं, जो ऊपर नीचे का फ्लक्चुएशन बर्दाश्त करके होल्ड कर सकते हैं, तो हम इनके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे क्वांट हो, चाहे मोतीलाल हो, या कोई भी ऐसा फंड हाउस हो। इवन जीएम भी कुछ इसी तरह का काम कर रहा है, मिड स्मॉल के ऊपर काफी ज्यादा फोकस कर रहा है। तो उसके अंदर भी वॉलेटिलिटी अभी भी बढ़ी हुई है और आगे चल के और बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो ये सब चीजें आप देखोगे और इस सब चीजों को आप फॉलो कर सकते हो, बर्दाश्त कर सकते हो, झेल सकते हो, तो इन्वेस्ट जरूर किया जा सकता है। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर्स थे। आप अपनी राय इसके बारे में बताएं। आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। किसी और टॉपिक पे जानकारी चाहिए तो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना।